बहुत समय पहले पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव सुखपुर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था दुलारी दादी। दादी का छोटा सा मिट्टी का घर था, सामने तुलसी का चौरा था और पीछे एक छोटा सा सब्जी का बगीचा। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास ऐसी बुद्धि थी कि गांव के लोग कहते थे, दुलारी दादी के दिमाग में पूरा खजाना छुपा है। हाँ, और वो खजाना कभी खत्म भी नहीं होता। उधर गांव का मुखिया था धनपत सिंह। वह इतना लालची था कि अगर हवा में भी पैसे उड़ते दिख जाएं, तो उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाएं। उसे पूरा यकीन था कि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी ज्यादातर चालें उसी पर उल्टी पड़ जाती थीं। एक बार उसने चोर पकड़ने के लिए रात भर जागने का ऐलान किया, लेकिन खुद ही सबसे पहले खर्राटे मारकर सो गया। सुबह उठकर बोला, देखा, मेरी योजना इतनी शानदार थी कि चोर डरकर आया ही नहीं। गांव वाले उसकी बातें सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, लेकिन धनपत सिंह को लगता था कि लोग उसकी बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे हैं। और यही घमंड एक दिन उसे दुलारी दादी के सामने ले आया, जहां उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाने वाली थी। एक दिन मुखिया गांव के चौपाल में आराम से बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर दादी के आंगन में लगे विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पके हुए सुनहरे आमों से लदा हुआ था। डालियां फलों के बोझ से झुकी जा रही थीं और हवा चलने पर मीठी खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। ये नज़ारा देखते ही मुखिया की आंखें चमक उठीं। उसने होठों पर जीभ फेरी और आमों को ऐसे घूरने लगा जैसे कोई खजाना देख लिया हो। उसके मुंह में पानी आ गया। मन ही मन वो बड़बड़ाया, अरे वाह, इतने सारे रसीले आम। अगर ये सब मेरे पास आ जाए तो पूरे महीने आम ही आम खाऊं। बस फिर क्या था, लालच ने उसके दिमाग में एक नई चाल चलनी शुरू कर दी। अगले ही दिन मुखिया अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देता हुआ दादी के घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो कोई बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाला हो। दादी उस समय आंगन में बैठकर सब्जियां साफ कर रही थीं। दादी, गांव का नियम है कि हर पेड़ के आधे फल मुखिया के होते हैं, इसलिए तुम्हारे आम के पेड़ के आधे आम मेरे हुए। अच्छा, ये नियम कब बना बेटा? आज सुबह ही बनाया है मैंने। आखिर मैं मुखिया हूँ। दादी समझ गईं कि मुखिया की नजर आमों पर है और ये सारा नियम सिर्फ उसके लालच का नतीजा है। लेकिन दादी ने कोई बहस नहीं की। वो मुस्कुराईं और बड़े आराम से बोली, ठीक है बेटा, अगर नियम ऐसा है तो आधे आम तुम्हारे हुए, ले जाओ। वाह, आज तो बिना मेहनत के ही काम बन गया। मुखिया खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि इस बार उसने दादी को मात दे दी है। तभी दादी आवाज लगाई, अरे भाई, पेड़ के नीचे जो सारे गिरे हुए आम पड़े हैं, उन्हें इकट्ठा करके मुखिया जी को दे दो। थोड़ी देर बाद वे एक बड़ी टोकरी उठाकर लाए, जो सड़े गले, कुचले हुए और कीड़ों से भरे आमों से भरी हुई थी। टोकरी सीधे मुखिया के सामने रख दी गई। मुखिया की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं बेटा, तुम्हारे आधे आम हैं। लेकिन ये तो सारे सड़े हुए हैं। हाँ, और पेड़ पर लगे अच्छे आम मेरे आधे हैं। नियम तो तुमने बनाया है, मैं तो बस उसका पालन कर रही हूँ। कुछ पल के लिए मुखिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। आसपास खड़े गांव वालों ने जब ये नजारा देखा तो उनकी हंसी छूट गई। वाह दादी, क्या जवाब दिया है। मुखिया जी, आम तो मिले, लेकिन खाने लायक नहीं। उस रात मुखिया को नींद भी नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटा लेटा बस यही सोचता रहा कि दादी ने उसे सबके सामने मूर्ख बना दिया। आखिरकार उसने दांत पीसते हुए मन ही मन कसम खाई, दादी, इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी चतुराई भूल जाओगी। लेकिन मुखिया नहीं जानता था कि दादी की बुद्धि के सामने उसकी हर नई चाल पहले से भी ज्यादा मजेदार तरीके से उल्टी पड़ने वाली थी। कुछ दिनों बाद मुखिया मेले से एक दुबला पतला गधा खरीद लाया। उसे एक नई चाल सूझी। मैं पूरे गांव को कहूंगा कि ये बोलने वाला गधा है। लेकिन मालिक, ये तो बोलता नहीं। ये गधा तो बहुत कमजोर लग रहा है। अरे मूर्ख, मैं इसे खेत जोतने के लिए नहीं खरीद रहा। तो फिर? कल से पूरा गांव इस गधे के आगे सिर झुकाएगा। अगले दिन उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो सुनो,
आज दोपहर चौपाल पर मुखिया जी अपने जादुई गधे का चमत्कार दिखाएंगे। जो ना आए वो जीवन का सबसे बड़ा तमाशा मिस कर देगा। ये सुनते ही पूरा गांव उत्सुक हो गया। दोपहर होते होते चौपाल लोगों से भर गई। बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए, बुजुर्ग चारपाइयां लेकर बैठ गए और औरतें आपस में बातें करने लगीं। लगता है इस बार सचमुच कोई चमत्कार होगा। हाँ, आखिर मुखिया जी ने खुद बुलाया है। कुछ देर बाद मुखिया शानदार अंदाज में चौपाल में पहुंचा। उसके पीछे उसका नौकर गधे को रस्सी से पकड़कर ला रहा था। गधे ने आते ही जोर से भेंचू, भेंचू, भेंचू। देखा, ये कोई साधारण गधा नहीं है। तो क्या खास बात है इसमें? ये इंसानों की भाषा समझता है। सचमुच? हाँ, जो भी इससे सवाल पूछेगा ये उसका जवाब देगा। इतने में दुलारी दादी भी वहां पहुंच गईं। उन्हें देखते ही गांव वाले मुस्कुराने लगे। सब जानते थे कि अब कुछ मजेदार होने वाला है। अरे वाह मुखिया जी, आपने तो बड़ा अद्भुत गधा खरीदा है। हाँ दादी, अब तो मान जाओ कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले इस गधे की परीक्षा तो हो जाए। पूछो जो पूछना है। गधे भाई, जरा बताओ, इस गांव का सबसे मूर्ख आदमी कौन है? पूरा चौपाल शांत हो गया। सभी की निगाहें गधे पर टिक गईं। कुछ पल तक गधा इधर उधर देखता रहा। फिर अचानक उसने अपना सिर घुमाया, सीधे मुखिया की तरफ देखा और जोर से बोला, भेंचू, भेंचू। अरे गधे ने पहचान लिया। लगता है इसे सच में इंसानों की भाषा समझ आती है। और जवाब भी बिल्कुल सही दिया है। मुखिया का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। नहीं नहीं, इसका मतलब वो नहीं था। क्यों बेटा, अभी तो तुम कह रहे थे कि गधा सब समझता है। हाँ मुखिया जी, अब अपनी ही गधे की बात से मुकर रहे हो। बेचारा मुखिया कुछ बोल ही नहीं पाया। उसी समय गधे ने फिर जोर से ढेंचू, ढेंचू, ढेंचू। बोलने वाले गधे वाली घटना के बाद पूरे गांव में मुखिया धनपत सिंह का खूब मजाक उड़ने लगा। जहां भी वो जाता, बच्चे गधे की आवाज निकालने लगते। ठेंचू, ठेंचू। मुखिया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक शाम वो अपने आंगन में बैठा गुस्से से मूंछों को ताव दे रहा था। तभी उसकी नजर दुलारी दादी के छोटे से घर पर पड़ी। उसके मन में एक नई चाल आई। अब की बार मैं दुलारी दादी को ऐसा फंसाऊंगा कि उनका घर ही मेरा हो जाएगा। अगली सुबह मुखिया पूरे ठाट बाट के साथ दुलारी दादी के घर पहुंचा। उस समय दादी आंगन में बैठी सब्जियां साफ कर रही थीं। दादी, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली है। अच्छा बेटा, क्या बात है? तुम्हारे घर के नीचे मेरे पुरखों का खजाना दबा है, इसलिए ये घर मेरा हुआ। अरे वाह, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? कल रात मेरे परदादा सपने में आए थे, उन्होंने ही बताया। दादी समझ गईं कि मुखिया फिर कोई नई चाल चल रहा है। ठीक है बेटा, पंचायत में फैसला कर लेते हैं। अगले दिन पूरे गांव की पंचायत बैठी। गांव वाले भी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। पंचों, दादी के घर के नीचे मेरा खजाना दबा है। अगर खजाना तुम्हारा है तो बताओ उसमें क्या क्या है? सोना, चांदी और हीरे। और वो कितनी गहराई में दबा है? लगभग 5 हाथ नीचे। वाह, सपने में तुम्हारे परदादा ने नाप भी बता दी। पूरा गांव हंस पड़ा, लेकिन मुखिया अपनी बात पर अड़ा रहा। खुदाई करवा लो, सब सच सामने आ जाएगा। खुदाई शुरू हुई। काफी देर बाद एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। देखा, मैंने कहा था ना, खजाना यहीं है। मुखिया ने गर्व से घड़े का ढक्कन खोला, लेकिन अगले ही पल एक मोटा मेंढक उछलकर बाहर आया। ठर्र, ठर्र। मेंढक सीधा मुखिया के कंधे पर जा बैठा। अरे, इसे हटाओ। वाह, मुखिया जी का खजाना तो जिंदा निकला। बेटा, लगता है तुम्हारे परदादा यही अनमोल खजाना छोड़ गए थे। पूरा गांव ठहाके लगाकर हंसने लगा और मुखिया शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। मुखिया धनपत सिंह बहुत उदास रहने लगा। वह पूरे दिन चौपाल में अकेला बैठा रहता। न अब वह लोगों पर रौब जमाता था और न ही किसी से बहस करता था। एक शाम वह पेड़ के नीचे सिर झुकाए बैठा था। तभी दुलारी दादी वहां पहुंची। क्या बात है बेटा धनपत, आज बड़े उदास लग रहे हो? दादी,
मैं हर बार हार जाता हूँ। हारते नहीं हो बेटा, अपनी गलतियों से सीखते हो। लेकिन पूरा गांव मुझ पर हंसता है। क्योंकि तुम हमेशा लोगों को हराने की सोचते हो, उनका दिल जीतने की नहीं। तो मैं लोगों का दिल कैसे जीतूं? बहुत आसान है। दूसरों की मदद करो, गरीबों का साथ दो और सबसे प्यार से बात करो। याद रखो, जो इंसान सिर्फ अपना फायदा सोचता है, लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन जो सबका भला सोचता है, लोग उसे सिर आंखों पर बैठाते हैं।